वेलकम बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एयर क्लास में। आज हम लोग मिलते हैं पूरा ऑप्टिक्स का एमसीक्यू, यानी हम लोग नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और इस 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक वो कवर हो जाएगा। और 2025 मैट्रिक के एग्जाम की दृष्टि से भी ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरा 100 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही वीवीआई होगा और सीधे सीधे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो पूरा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट्स को बोलते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और उसमें एक होता है मानव नेत्र। तीनों चैप्टर को एक साथ कंबाइन करके 100 ऑब्जेक्टिव दिखेंगे हम लोग, 100 एमसीक्यू दिखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये सबसे बेहतर होगा, यानी इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और बच्चे अब एग्जाम का टाइम काफी नजदीक है और हम लोग आप लोग के साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, यानी ये उड़ान जो है आपकी है और इसमें पंख हमारा रहेगा, यानी हम एक पंख के जैसा काम करेंगे आपके लिए और आपको कंटिन्यू बने रहना है मेरे साथ। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश के बहुत सारे किरण जब एक साथ मिलकर आते हैं तो उन किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत। नहीं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किरण पुंज। हाँ, किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह, पुंज का मतलब होता है समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? तो किरण पुंज। आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज। उसके बाद हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं देखेंगे, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जैसे टॉर्च हो गया, उसके बाद बल्ब हो गया, सन सूरज हो गया, ये क्या होगा? प्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश की किरण का फैलना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। हम लोग पहले ही देख चुके थे, हम बता चुके हैं। जो क्वेश्चन परावर्तन का, अपवर्तन का और मानव नेत्र का, तीनों का एक साथ मिला हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग का ये जो अपवर्तन का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को लेंस बनना पड़ता है, क्या है? एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? 1 डायोप्टर है लेंस की क्षमता। यहाँ कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भी। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। तो कह रहा है क्या एक क्षमता क्या है? एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी निकालने का एक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत इजी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसको देखना है। तो F = 1/P, ये कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन हम इसमें क्या नया बता रहे हैं? तो F = 1/P नहीं बोलना है, 1/P × 100 बोलना है। फिर हम लोग देखेंगे 1/P, P की जगह 1 डायोप्टर है, इंटू 100, मतलब क्या आएगा? 100 × 1 यानी 100। और ये आंसर मेरा किसमें होगा? सेंटीमीटर में। आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। और हम लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस। इस वजह से फोकस दूरी भी क्या होगा? प्लस। दो ऑप्शन हम लोग को ध्यान देना है, प्लस 100 सेंटीमीटर भी है और माइनस 100 सेंटीमीटर भी है। लेकिन याद रखना हम लोग को, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी प्लस में होगी, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा हम लोग का, किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर, किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर यानी F कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? फिर से वही फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो क्षमता पूछा है P बराबर, तो फॉर्मूला क्या है? P बराबर क्या होता है? 1/F। P बराबर क्या होता है? 1/F। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? P बराबर 1/F × 100। P बराबर 1/F × 100, इंटू 100 करना दोनों फॉर्मूला में, यानी F बराबर 1/P × 100 और P पूछेगा तो P = 1/F × 100। तो 1/F, F का जगह हम लोग देंगे 50 और इंटू 100 यानी 100। हम लोग काटेंगे, 50 से 2 बार कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2। और फोर्स के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो हो जाएगा 2D। लेकिन कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? प्लस 2D। आंसर क्या आएगा? प्लस 2D, यानी प्लस 2 डायोप्टर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करना, गमन करने का मतलब होता है क्या? गमन करने का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो गमन करती है कैसी? तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं।
नहीं। तो प्रकाश की किरण जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी एक सरल रेखा में जाती है एक जगह से दूसरी जगह। वो ऐसा नहीं जो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ करके तब जाएगा, नहीं। प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में एक जगह से दूसरी जगह आएगी। तो आंसर होगा पहला वाला, प्रकाश की किरण गमन करती है। दो बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे हम लोग को देखे, ध्यान देना इस चीज को। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में 2017 में सेकंड टाइम में और 2020 में भी सेकंड टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस हम लोग क्वेश्चन बनाए, उत्तल लेंस की क्षमता हम बताए थे क्या होती है? धनात्मक यानी प्लस, उत्तल लेंस की प्लस और अवतल लेंस की माइनस। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या रहेगा? धनात्मक यानी प्लस, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर, सोलर कुकर। सोलर कुकर, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान देना है। सोलर कुकर में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण एक जगह पर केंद्रित होती है, एक जगह पर इकट्ठा होती है, तो एक जगह पर इकट्ठा करने वाला काम यानी एक जगह पर प्रकाश की किरण को जमा करने का काम कौन सा करता है? अवतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण क्या करती है। अवतल दर्पण प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर ला करके जमा करती है, एक बिंदु पर लाके जमा करती है, और जिस बिंदु पर जमा करती है उस बिंदु का तापमान काफी अधिक हो जाता है, और वहां पे किसी वस्तु को रखेंगे या फिर किसी बर्तन में या किसी सामान में हम लोग सोलर कुकर में किसी सामान को रखेंगे, चावल को रखेंगे, तो वो चावल पक जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण जब आती है अनंत से यानी सनलाइट से सूरज से आती है, ये प्रकाश की किरण फोकस पर जमा होती है और वहां पे काफी अधिक हीट हो जाता है, गर्म बहुत अधिक हो जाता है, और वहीं पे हम लोग सोलर कुकर को रखते हैं और उसमें जब हम लोग खाना सब्जी किसी चीज को भी रखेंगे तो वो क्या होगा? तुरंत पक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जो काल्पनिक प्रतिबिंब, दो तरह का प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होगा काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक कटान बिंदु पर बनती है और वास्तविक कटान से बनती है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। तो हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा। अगर वही वास्तविक प्रतिबिंब कहता तो क्या होता? उल्टा। याद रखना है, कभी भी अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वो सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, 8वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता अभी बता चुके हैं, अभी तुरंत क्या बताया हम? जो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। इससे पहले हम लोग का क्या था? उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता क्या था? धनात्मक। इसलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ऋणात्मक मींस नेगेटिव, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? ध्यान देना हम लोग को। हम लोग दर्पण जनरली पढ़ेंगे तो 3 तरह का, वास्तव में होता है 2 तरह का, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण का होता है 2 हिस्सा यानी 2 तरह का, एक होगा क्या? अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण। लेकिन हम लोग और ओवरऑल बोलेंगे तो दर्पण 3 तरह का, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर तीनों तरह का प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है तो देख लें हम लोग, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, और वस्तु से छोटा और कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा उत्तल लेंस। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो कौन ऐसा दर्पण है, ध्यान देना हो, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो वो क्या होगा? अवतल दर्पण। सिर्फ अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम लोग का वास्तविक यानी रियल इमेज बनेगा। अच्छा, और अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक भी और काल्पनिक भी। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग समतल दर्पण की बात करेंगे या उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उसमें हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जो प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है, प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की वेग डिसाइड कौन करता है? तो अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों? अधिक होगा, उस माध्यम में क्या होगा? प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, स्पीड सबसे कम होगा। हम लोग निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? कांच का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? कांच का। इस वजह से क्या होगा? जो कांच में प्रकाश का वेग यानी स्पीड क्या होगा? न्यूनतम होगा, सबसे कम। और हम लोग को कहता क्या सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो किसमें? आंसर क्या होता? निर्वात में। लेकिन हम लोग का बोला न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? कांच का।
तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कांच में प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी हम लोग देखते हैं या बस, जैसे बस देखेंगे या फिर ट्रक देखेंगे या फिर हम लोग देखते हैं जो वो बाइक, तो दो मिरर लगा होता है साइड में। तो हम लोगों को पहले ऐसा लगता है क्या, जो मिरर क्या होता है, जैसे वो ड्राइवर चलाते चलाते वो उनका बाल उड़ने लगता है तो वो सोचता है कभी बीच बीच में कंघी उंगी करने के लिए। तो ऐसा नहीं बच्चों, वो एक्चुअल में वो दर्पण जो होता है क्या करने के लिए होता है, तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। जो गाड़ी पीछे से अगर आ रही है तो उस गाड़ी को हमको साइड देना है, इस वजह से उस दर्पण को लगाया जाता है, जिसको हम लोग साइड मिरर भी बोलते हैं। गाड़ी का साइड मिरर जो दोनों तरफ लगा होता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए होता है। तो इसमें दर्पण में क्या होता है, याद रखना है कि इतना बड़ा ट्रक है उसको दर्पण में देखना है, इसका मतलब वो पूरा ट्रक दर्पण में दिखेगा यानी छोटा दिखेगा। तो छोटा दिखाने का काम अभी हम बताएं, छोटा दिखाने का काम कौन करता है, उत्तल दर्पण। हमेशा याद रखना क्या, छोटा दिखाएगा और सीधा दिखाएगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसलिए गाड़ी में जो होता है साइड मिरर के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च दर्पण, साइड मिरर यानी पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो उत्तल दर्पण का। याद रखना आंसर क्या आएगा, उत्तल दर्पण। क्यों, उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, पीछे वाले गाड़ी को छोटा प्रतिबिंब चाहिए और सीधा चाहिए। इस वजह से क्या होता है, जो मोटर गाड़ी यानी गाड़ी में साइड के मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, देखो बाबू सबसे पहले हम लोग देखें कितना बार पूछा जा चुका है, 24 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी हैं। जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, समझे। तो कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम हमको कहता है जो परावर्तन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा नियम में कहता है क्या, एक सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं यानी मौजूद होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो टोटल दो नियम होते हैं। तो नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें हम लोग को जानना है बच्चों, जो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम कैमरा में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी दर्पण का इस्तेमाल तो इसमें होगा ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जल। एक चीज हम बता रहे, ध्यान देना है, कोई भी पदार्थ जो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उससे हम लोग लेंस बना सकते हैं। उसके अलावा किसी और चीज से लेंस नहीं बनेगा। पानी पारदर्शक होता है, कांच भी पारदर्शक होता है, प्लास्टिक भी पारदर्शक हो सकता है, लेकिन मिट्टी पारदर्शक नहीं होता है, यानी आर पार इसके देखा नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जो इन सब से जल यानी पानी, कांच और प्लास्टिक, इनसे लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बन सकते। क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों। उत्तल लेंस को कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं, तो अभी हम बताएं उत्तल लेंस क्या करती है। उत्तल लेंस क्या करती है, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करती है, जमा करने का काम करती है। और एक बिंदु पर जब जमा करती है तो एक बिंदु पर जमा करना क्या कहलाती है, अभिसारी। और एक बिंदु से फैलाना क्या कहलाती है, अपसारी। तो एक बिंदु पर जमा करती है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो एक बिंदु पर जमा करने की प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग अभिसारी, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, अवतल लेंस। फिर से समझना है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से फैलाती है। तो एक बिंदु से फैलाना तो अपसारित करना, इसलिए हम लोग अवतल लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है।
जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, स्टार्टिंग में हम बताएं, फिर से एक बार बताएं, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, क्योंकि हम लोग जो घर में यूज करते हैं दर्पण, बच्चों देखा होगा जो आईना जो शीशा होता है उसमें हम लोग देखते हैं अपने आप को तो हमेशा सीधा दिखते हैं, जितना हाइट रहेगा तुम्हारा उतना ही हाइट का प्रतिबिंब दिखेगा, तो सीधा दिखेगा, इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक या काल्पनिक। तो हम बताएं सीधा मतलब काल्पनिक, सीधा मतलब काल्पनिक, इसका मतलब, और समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जो निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण किसको कहते हैं एक बार देखें फटाफट। जैसे ये कांच का सिल्ली है यानी स्लेब है, जब प्रकाश की किरण इस पर आती है तो अपवर्तन की घटना होती है, यानी ये अपने पथ से मुड़ जाती है। ध्यान देना बच्चों, यहां पे है, आया फिर मुड़ गया, उसके बाद जब फिर यहां पे आएगा, ये पहला सतह फिर दूसरा सतह, जब दूसरा सतह पर ये आएगा तो क्या होगा, ऐसे करके फिर से मुड़ेगा। तो जब इधर से यहां आया, यानी इसको बोलेंगे हम विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं बच्चों, विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है सघन माध्यम। हम लोग जाएंगे, अपवर्तनांक का मतलब होता है जो जिसका ज्यादा घनत्व होता है, यानी जो ज्यादा गहरा होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, पानी और ले लेते हैं शहद, तो पानी क्या हो गया विरल और शहद क्या हो गया सघन। उसी तरह से क्या होगा, यहां से अगर विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, यानी किधर मुड़ेगी, तो अभिलंब की तरफ। फिर हम लोग इधर से आएंगे तो फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो ओवरऑल जब हम लोग देखेंगे, जो अगर ये कांच का स्लेब नहीं देते हैं, सिल्ली नहीं देते हैं, तो ये प्रकाश की किरण सीधा ऐसे जाती, दिए तो ऐसे जा रही है। तो ये जो है निर्गत किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और जो फिर दोबारा बाहर निकला इसको बोलेंगे हम लोग निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है इसको कहा जाता है कौन सा कोण, निर्गत कोण। याद रखना बच्चों, कौन सा कोण, निर्गत कोण। कौन सा, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण निर्गत कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और यहाँ पे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दो बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम कौन सा दर्पण करता है, तो हम बताए थे समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब। एक ही दर्पण बचा है, वो हम लोग का है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है बच्चों, बड़ा छोटा बराबर तीनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, किससे बोला बच्चों, ध्यान देना, हवा से कांच में जाती है। तो हवा क्या हो गया, विरल माध्यम, हवा क्या हो गया विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। तो अगर अभिलंब से दूर तो ये नहीं होगा, अभिलंब के निकट, ये आंसर होगा। क्या होगा, अभिलंब की तरफ। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम आएगा, अगर सपोज करते हैं ये हो गया विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो जब इधर से आएगा प्रकाश की किरण तो यहाँ पे हम लोग अभिलंब देखेंगे, तो अभिलंब से दूर नहीं जाएगा बल्कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ये घटना कब होगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा। तो हवा हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो क्या हो रहा है, विरल से सघन जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यू बनाना है, कंटिन्यू बनाना है। अगल बगल के अपने दोस्त को, उनको भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ेगा और आपस में कंपटीशन मिलेगा। जब कभी अपने दोस्तों के साथ मिलना है तो इन सब क्वेश्चन का डिस्कशन करो, जो हम लोग फला क्वेश्चन पढ़े हैं, और आपस में डिस्कशन करने से क्या होगा, जो बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रहेगा। और जो भी क्वेश्चन को बार बार डिस्कशन किया जाता है बच्चों, वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। इस वजह से कोशिश करना है जो क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी देखे, और फिर उसको नेक्स्ट टाइम उनके साथ इन क्वेश्चन का डिस्कशन करो, आपस में बातचीत करो, और आपस में बातचीत करने के दौरान क्वेश्चन को बोलो, जो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसका आंसर बताना है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपस में डिस्कशन करने से क्या होता है, जो याद करने की जरूरत कम पड़ती है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, जो फिर क्वेश्चन को लिख करके जिस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना पड़ता है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी रटना पड़ जाएगा। नहीं, ध्यान से एक बार वीडियो को देखना है, कंटिन्यू देखना है, बिल्कुल कंटिन्यू एकदम। जब वीडियो देखना होता है खास के एजुकेशन का, पढ़ाई का, तो पढ़ाई का जब मन बनाओ
तो आसपास में किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, एक शांत रूम में जाना है और शांति से, अगर नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो हेडफोन लगा लेना है और उसके बाद क्या करना है, जो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से पूरा वीडियो पर देखना है। अगल बगल का जितना जो कुछ है सारा नोटिफिकेशन ऑफ, सिर्फ क्या करना है, जो अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिर जब ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद फिर सब करना है, लेकिन पढ़ाई के टाइम कोई कंप्रोमाइज नहीं, अगल बगल से किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, बिल्कुल एकदम 100% देना है। जहां भी देना है, जिस काम को भी देना है, एकदम खास के पढ़ाई का चीज एकदम 100% मानता है। जितना ध्यान एक जगह पर लगेगा उतना इस पर मेहनत करने का जरूरत कम पड़ेगा। नहीं तो एक बार फिर देखिए और इतना अच्छे से देखे नहीं, फिर दोबारा देखने का जरूरत पड़ेगा, एक ही चीज बार बार देखने का जरूरत पड़ेगा, इससे टाइम का लॉस होगा। अभी एग्जाम काफी नजदीक में है, इस वजह से नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक वीडियो को एकदम शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल बिना डिस्ट्रक्शन देखिए, अगल बगल का किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, एकदम आराम से बैठना है और शुरू से आखिर तक इसको कंटिन्यू देखना है। तो हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों, क्या जो साइड मिरर हम बताए पश्च दर्पण, यानी गाड़ी के जो साइड में लगता है, बगल के में लगता है, ये फिर से वही क्वेश्चन आया है, बस क्वेश्चन का सिस्टम बदल दिया है। वहां बताया था गाड़ी में जो गाड़ी के बगल में जो दर्पण लगता है, और यहाँ क्या बताया हमको, साइड मिरर। तो वही चीज है, इस चीज को इंग्लिश में बताया यहाँ पे, साइड मिरर का मतलब होता है वही बगल में। तो कौन से दर्पण का बताए थे हम, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करती है, वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। आंसर क्या आएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यू देखना है, ऐसा नहीं जो बस 10 वीडियो देखिए उसके बाद छोड़ दिए फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नहीं, एक काम को शुरू करना है तो कंटिन्यू उसको करके खत्म करना है। अगला है क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या है, 10। फोकस दूरी को हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ। और उसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में बच्चों एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो अगर r बराबर क्या होता है, 2f। r बराबर क्या होता है, 2f। तो 2 into f की जगह कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। याद रहेगा क्या रिलेशन होता है, f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मोटर कार की हेडलाइट में, ध्यान देना है, मोटर कार की हेडलाइट में। मोटर कार मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, बाइक में भी देख सकते हैं, कार में, बस में, ट्रक में, किसी में भी देखते हैं। इसमें हेडलाइट में क्या होता है, जो जहां पे बल्ब लगा होता है ना, वहां पे एक दर्पण के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत काफी चमकीला होता है। अगर कभी ध्यान देना बच्चों, और जाओगे तो देखना, जो वो सिल्वर कलर का, चांदी कलर का लगेगा और काफी चमकीला लग रहा था। वहां पे तुम जाओगे तो ऐसा लगेगा जो तुम्हारा भी फेस दिखने को लगेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचना है वहां पे दर्पण ही लगा हुआ है, दर्पण के जैसा ही वो पॉलिश किया हुआ स्ट्रक्चर होता है। और वो जो बना होता है वो कौन से दर्पण का लगभग बना होता है, तो हम लोग जानेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रकाश की किरणों को समांतर करना होता है, यानी दूर तक फैलाने के लिए। तो दूर तक जाने के लिए यानी समांतर करने के लिए हम लोग देखेंगे जो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण को यह क्या करती है, अगर फोकस से इस पर रखेंगे तो वो समांतर लेके जाएगा। तो ये समांतर करने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को जरूरत पड़ेगा तो फैलाएगा भी। तो हेडलाइट की रोशनी को हम लोग देखते हैं, जो वो स्विच ऑफ डाउन करते हैं तो वो क्या होता है, जो दूर और नजदीक जाता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे अवतल दर्पण के जैसा एक कटोरा नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको वहां पे लगा दिया जाता है और वहीं पे बल्ब लगा होता है। इससे हम लोग को जरूरत पड़ने पर प्रकाश को फैला भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रकाश को दूर भी भेज सकते हैं। तो ये क्या होता है, जो मोटर कार के हेडलाइट में, ध्यान देना, हेडलाइट किसको बोलते हैं, जो आगे वाला लाइट होता है, जानते होंगे आप सब। नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो लेंस की क्षमता, फिर से वही क्वेश्चन एक बार बताए थे हम, पहले हम लोग को निकालना था, एक बार निकाले P इक्वल टू 1/f करके। अब तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देखना है, 2024 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा, फर्स्ट टाइम में भी, सेकंड टाइम में भी, 22 में भी। तो दिमाग में बैठा लेना है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। इसे किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। याद रखना है क्या होगा, डायोप्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की मुख्य फोकस। अब ध्यान देना है बच्चों, दर्पण में जो होता है एक ही फोकस होता है, लेकिन लेंस में 2 फोकस। याद रखना है कैसे, जैसे सपोज करते हैं ये उत्तल लेंस है और लेंस में क्या होती है, जो इधर भी फोकस इधर भी फोकस। जैसे इसको हम लोग F1 से नोट करते हैं और इसको हम लोग F2 से नोट करते हैं। तो हम लोग बच्चों बोलेंगे क्या, जिसमें कितने मुख्य फोकस होती है बच्चों, तो 2 मुख्य फोकस। कितने फोकस होती है, 2 मुख्य फोकस। किसमें, किसकी बात करेंगे, लेंस। अब लेंस में कौन सी लेंस, कोई भी, चाहे उत्तल लेंस लेंगे या अवतल लेंस लेंगे, दोनों में कितना फोकस होगा, तो 2 फोकस होगा। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, जो सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, ध्यान बच्चों, सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, जो छोटे चीज को बड़ा करके दिखाना। ध्यान याद रखना, एक होता है सूक्ष्मदर्शी और एक होता है दूरदर्शी। याद रखना, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। दूरदर्शी को ना दूरबीन भी कहा जाता है,
यानी इसको टेलीस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या बच्चों? छोटा छोटा चीज को बड़ा करके दिखाना। और दूरदर्शी यानी दूरबीन का क्या काम होता है बच्चों? जो दूर की वस्तु को नजदीक लाके दिखाना। दूरबीन का काम क्या होता है? दूर की वस्तु को नजदीक लाके दिखाना। और सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाने का काम, छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाने का काम कौन सा इसका होगा? तो ध्यान देना बच्चों, जो किस लेंस का काम होता है, जो किसी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो सबसे पहले दर्पण का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं लेंस में। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखो बच्चों, जिस तरह से उत्तल लेंस काम करता है उसी तरह से उत्तल दर्पण काम करता है, सेम उसी तरह से अवतल लेंस काम करता है। जिस तरह से जो वर्क जो है उत्तल दर्पण का है, वही वर्क किसका है? तो अवतल लेंस का है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़े हैं छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब अवतल लेंस में भी छोटा। इसका मतलब हमको छोटा चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? बड़ा। तो बड़ा कौन दिखा सकता है? उत्तल लेंस। याद रखना बच्चों, बड़ा क्या? उत्तल लेंस। वहां दर्पण में अगर छोटा कहेगा तो उत्तल दर्पण, और लेंस में बड़ा कहेगा, यानी बड़ा कहेगा तो उत्तल लेंस और छोटा कहेगा तो अवतल लेंस। तो हमको छोटा नहीं, हमको छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाना है। तो बड़ा करके दिखाने का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस। ध्यान देना। नेक्स्ट बच्चे, अगला काम, अगला क्वेश्चन, जो सर्च लाइट खोजने वाला, किसी चीज को ढूंढने वाला, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। देखो बच्चों, सर्च लाइट का है, हेडलाइट का है, इसका परावर्तक सतह की बात करेंगे तो प्रकाश को किरणों को फैलाना और दूर तक पहुंचाना। तो फैलाना और दूर तक पहुंचाना दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? अवतल। यानी अगर हम लोग दर्पण की बात करेंगे तो कैसा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में तो ध्यान देना बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग को दाढ़ी बनाने में देखना कैसा है? क्या अपना फेस को हम छोटा देखना चाहेंगे या बड़ा? ध्यान देना, पहले अपने फेस को क्या देखना चाहेंगे, छोटा या बड़ा? बड़ा। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर बड़ा दिखेगा तो मेरे फेस में कहीं भी दाढ़ी बनाने के दौरान अगर कहीं एक बाल छूट जाए, कहीं कट लग जाए, कुछ भी हो, तो वैसे सिचुएशन में हमको साफ साफ दिखेगा क्लियरली। तब जाकर के हम क्या करेंगे? नाई को बोल करके उसको हम, कहीं अगर बाल छट गया तो ओढ़ा गया, छूट गया, तो उसको फिर से क्या करेगा? उसको कट कर देगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है? जो अपना फेस का बड़ा दिखाना है, बड़ा। और क्या बच्चों? सीधा। कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग को याद रखना बच्चों, अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी होती है जब हम लोग वस्तु को क्या करेंगे? जो ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ये फोकस और ये पोल, इसके बीच में अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग रखेंगे तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और सीधा कहां पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। तो वैसी ही स्थिति में सुने, क्योंकि जब हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए बैठते हैं तो ये क्या होता है? जो हमारे चेयर को, जिस चेयर में बैठते हैं उस चेयर को कहां पे? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। इस वजह से क्या होता है? उसका बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम स्पष्ट रूप से अपने आप को देख पाते हैं। तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे हम लोग बच्चों? अवतल दर्पण। याद रखना है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणों को के पथ को दर्शाने के लिए, जो प्रकाश की किरण का पथ होता है, रास्ता होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे करके दिखाएंगे, ये प्रकाश आया, ये टकराया, ये आलेख बनाते हैं, आलेख। और ये आलेख किसको बोलेंगे हम लोग? कौन सा आलेख है? क्योंकि किरणों का आलेख है इसलिए इसका नाम क्या होगा? किरण आलेख। क्योंकि ये किरणों का आलेख है इसलिए इसका नाम क्या होगा? किरण आलेख। नेक्स्ट बच्चों अगला देना है अवतल लेंस की आवर्धन। आवर्धन कौन से लेंस की? अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होती है। ध्यान देना, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = v/u। किसके लिए? लेंस के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे दर्पण के लिए तो m = होता है -v/u। दर्पण के लिए -v/u और लेंस के लिए ओनली v/u। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, v/u। आवर्धन, आवर्धन को m से सूचित किया था। m = होता है v/u। v मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी और m मतलब हो गया वस्तु दूरी। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? ध्यान देना, दोनों माइनस, तो हम लोग को ध्यान देना है जो माइनस जो होता है कौन से दर्पण और कौन से लेंस का होता है। तो पहले अगर गोलीय दर्पण है
और क्या पतला लेंस, गोलीय लेंस। तो गोलीय दर्पण, कौन से गोलीय दर्पण का फोकस माइनस में होती है, कौन से गोलीय दर्पण का फोकस माइनस में होती है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का फोकस माइनस में होता है। इसका मतलब क्या होगा, दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण। दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और लेंस में कौन सा लेंस होगा, लेंस में कौन सा लेंस होगा, तो माइनस में। तो हम लोग बच्चों पढ़े उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता वो या फोकस दूरी प्लस में होती है, और अवतल लेंस की, उत्तल का अगर प्लस में, इसका मतलब अवतल का क्या होगा माइनस में, तो लेंस भी क्या होगा अवतल। यानी दोनों ही अवतल, दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल। तो आंसर क्या आएगा, दोनों अवतल। आंसर क्या आएगा, दोनों अवतल। कैसे पता है कि हम लोग, तो इस माइनस चिन्ह को देख करके। क्यों, क्योंकि माइनस किस में होता है, तो माइनस दर्पण में, माइनस फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो अवतल दर्पण की। लेंस में ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो उत्तल लेंस की, सॉरी अवतल लेंस की। इसलिए दोनों आंसर कितना हो क्या हो जाएगा, अवतल। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है, जो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो हम लोग बच्चों जो परावर्तन का दो नियम होता है, तो पहले नियम में कहा जाता है क्या, जो परावर्तन कोण का मान और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा बच्चों ए नंबर। क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर। यानी आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि यहाँ का आपतन अपवर्तन, अपवर्तन की नाम नियम, परावर्तन का नियम देख रहे हैं इसलिए अपवर्तन नहीं हो सकता है, और आपतन और विचलन कोण भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि विचलन का काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, जो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर, ये हम लोग का पावर क्या है 2D। तो हम लोग को निकालना फोकस, तो फोकस F बराबर होता है, हम बताएं 1/p इंटू 100। तो 1/p यानी 1/2 इंटू 100। तो हम लोग 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 50। आंसर कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या का संबंध। तो हम लोग देखें बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला हम बताए थे, एक न्यूमेरिकल भी देखे, r इक्वल टू 2f होता है, या f इक्वल टू क्या होता है बच्चों r/2। इस दोनों में से कोई एक खोजते हैं, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f, ये आंसर होगा। f इक्वल टू r, ये भी नहीं होगा। f इक्वल टू 2/r, ये भी नहीं होगा। r इक्वल टू f/2, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f। r क्या है वक्रता त्रिज्या और f क्या है फोकस दूरी। f क्या है बच्चों फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f, बीम का मतलब होता है वस्तु, कहां पे रखेंगे f और 2f के बीच रखना है, समझा? कौन से लेंस में, तो उत्तल लेंस में। जब वस्तु को कहां पे रखेंगे, तो सपोज करते हैं यहाँ f और ये 2f, इसके बीच में रखेंगे, तो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दूर से रखेंगे छोटा, इधर आते जाएंगे, 2f पर रखेंगे तो बराबर, 2f के बाद रखेंगे तो बड़ा, बड़ा और क्या वास्तविक, क्या बना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और वास्तविक।
हाँ, याद रखना है बड़ा और वास्तविक सिर्फ एक ही जगह काल्पनिक बनेगा, वो जब हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब, अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक में हम लोग देखते हैं जो दो ऑप्शन है वास्तविक इसमें, लेकिन हम लोग जानते हैं जो दूर से, यानी जब वस्तु को हम लोग 2f के बाहर रखेंगे तब छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 2f पर रखेंगे तो बराबर 2f और f के बीच, यानी 2f पर रखेंगे f पर रखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रखना बच्चों क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के, बच्चे क्या बोला है, जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी बच्चे दो नियम है। हम लोग याद रखना प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। नेक्स्ट, अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे, कहां पे रखे हैं, बीम को यानी वस्तु को कहां पे रखना है, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, याद रखना बच्चों, जब भी बात लेंस की हो या दर्पण की, बात लेंस की हो या दर्पण की, प्रतिबिंब वस्तु को अगर फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु को फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पे। तो याद रखना है अवतल लेंस है, वस्तु को कहां पे रखना है, फोकस पर, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर। तो कह रहा है क्या इसके बीच नहीं बनेगा। प्रकाशिक केंद्र फोकस पर रखिए, कह रहा है क्या, फोकस पर रखिए बिंब का, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ये भी नहीं होगी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच ये भी नहीं, ध्रुव के बीच आंसर क्या बचेगा, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताए, जो फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बच्चों, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पे बचेगा, बनेगा बच्चों अनंत पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, याद रखना क्या क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा लेंस है ये, उत्तल। उत्तल लेंस का काम वैसे ही उत्तल लेंस काम करता है जैसे कि अवतल दर्पण काम करता है। तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो बराबर और सीधा वास्तविक। उत्तल लेंस है बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, बराबर और सीधा नहीं, बराबर बनता है लेकिन उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा ये बनता है बच्चों, वास्तविक और सीधा नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविक बनेगा तो इसका मतलब उल्टा बनेगा, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक जब भी बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम, ध्यान देना है, जो ठोस माध्यम है ये, और दो पृष्ठ, एक इधर पृष्ठ एक इधर पृष्ठ, इसलिए इसको दो पृष्ठ बोलते हैं। तो दो वक्र, वक्र का मतलब होता है ऐसे करके गोलाकार, तो दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, दर्पण, बिल्कुल नहीं, उसमें एक ही पृष्ठ होता है। त्रिज्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय लेंस। ये चाहे हम लोग देखेंगे अवतल लेंस देखेंगे या उत्तल लेंस देखेंगे, दोनों ही लेंस क्या है, गोलीय लेंस है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, जो वक्राकार होता है। तो यह क्या हो जाएगा, लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, तो गोलीय लेंस होगा। गोलीय लेंस में कौन कौन होगा, तो दोनों, उत्तल भी लेंस भी हो जाएगा, अवतल लेंस, दर्पण तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या, जो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, ध्यान देना, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन क्या है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई देना, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, या फिर हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, सेम चीज का ये अनुपात है। अगर कोई भी भौतिक राशि हो और सेम चीज का अगर क्या हो, वो ध्यान देना है, सेम चीज का अनुपात हो तो जनरली वो क्या होगा, मात्रक विहीन होगा, यानी वो यूनिट लेस होगा, उसका मात्रक नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, मात्रक विहीन। मात्रक विहीन याद रखना है, क्योंकि इसका मात्रक होता ही नहीं है। 3 बार पूछा जा चुका अब तक, 2019 के सेकंड टाइम में, 2021 के फर्स्ट टाइम में और 2022 के सेकंड टाइम में। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या, जो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीकृत हो कहलाता है, बाहर की तरफ, ध्यान देना है, जो बाहर की तरफ, तो ये बाहर है, मतलब बाहर की तरफ कलर क्या हो रहेगा, तो बाहर की तरफ कलर क्या होगा, तो ये कौन सा लेंस बनेगा, तो याद रखना बच्चों, अवतल लेंस। क्या होगा आंसर, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। अगला, लेंस की केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है, ऐसे करके ये लेंस का केंद्र बिंदु होता है, इसको कहा जाता है, यहाँ पे बीच वाला जो बिंदु होता है इसको कहता है प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या,
ऑप्टिकल सेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, जो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, अवतल दर्पण के कहा, तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव होगा और फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हम बताए थे बच्चों अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसा है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक सीधा बड़ा, आभासी उल्टा तो नहीं है, आभासी सीधा ये भी नहीं, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बच्चों, जब वस्तु को हम लोग कहां पे रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच, ये ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगला बच्चों किसी क्वेश्चन है, जो किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, मतलब छोटा से हम लोग को बड़ा देखना है, छोटा से बड़ा, तो आप निम्न में से कौन सा यूज करेंगे। तो जो बच्चे हम लोग का जो होता है ना 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखे वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो अगर हम लोग क्या करें, 25 सेंटीमीटर फोकस दर्पण वाले कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग को वस्तुएं क्या होगी, स्पष्ट रूप से दिखेगी। उत्तल लेंस क्या करती है, जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाती है, वस्तु का क्या दिखाती है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाती है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन से लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का, और फोकस दूरी कितना, तो 50 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक कोई भी होगा तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ, यानी जिसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, दांत का डॉक्टर, मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का, बड़ा प्रतिबिंब, जो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो सिर्फ एक ही दर्पण है, वो दर्पण है हम लोग का अवतल दर्पण, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बराबर और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा। तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल होगा, अवतल दर्पण में। याद रखना बच्चों, कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होगा, अवतल। इसको हम लोग डेंटिस्ट में भी बोलते हैं, दांत के डॉक्टर का दर्पण। अगला क्वेश्चन है जो गोलीय दर्पण का होगा था केंद्र, ध्यान देना, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया था। वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और इसको सी से सूचित किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से शुरू होता है, इस वजह से क्या होता है, इसको सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो पतला लेंस जो होगा उसका फोकस दूरी, ध्यान देना, फोकस दूरी क्या होगा, बड़ा होगा। जितना लेंस पतला होगा वो फोकस दूरी उसका बड़ा होगा, यानी फोकल लेंथ ज्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो क्षमता क्या होता है, जो फोकल लेंस का इनवर्सली है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका आवर्धन कम हो जाएगा। तो पतला लेंस का आवर्धन कम, याद रखना, पतला लेंस का आवर्धन कम और मोटा लेंस का आवर्धन अधिक होगा। नेक्स्ट जो निर्वात्म प्रकाश की चाल, यहां पे क्या होगा, निर्वात्म प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल, तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है, वो निर्वात्म होती है, और कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर आवर भी, पर सेकंड भी कह सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, मोटे लेंस की, अभी जस्ट बताया तुरंत, इससे एक क्वेश्चन पहले, जो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, क्या होगा बच्चों, अधिक। क्या माना आंसर, अधिक। क्यों, क्योंकि इसका फोकस दूरी कम होगा। और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, फोकस दूरी का इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इस वजह से क्या होगा, जो इसकी क्षमता अधिक होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम, ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बीम का मतलब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी। हमेशा के लिए बच्चों याद रखना, अगर किसी भी वस्तु को चाहे लेंस में हो या दर्पण में भी हो, अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे, याद रखना। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण कोई भी हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, फिर से वही बोला, कहां वाला, जो हम लोग देखे थे धारी बनाने समय वाला, जो धारी बनाते समय क्या होता है, जो कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग देखे थे हम लोग अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनना था। वस्तु को कहां रखते थे, जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते थे तो वस्तु का क्या बनता था, सीधा और बड़ा, सीधा और
बड़ा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे कहा है क्या, आभासी और उल्टा। उल्टा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आभासी और सीधा। आभासी का मतलब होता है बच्चों क्या, काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है। आभासी और सीधा दिखेगा, काल्पनिक और सीधा। ये भी सही है बच्चों, क्योंकि इसमें भी कहा है काल्पनिक और आभासी। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही होगा, आंसर बी और आंसर सी, क्योंकि दोनों सेम चीज है। यहाँ भी आभासी और यहाँ भी सीधा तो दोनों में है, और यहाँ पे आभासी और काल्पनिक दोनों सेम चीज है। आभासी इसी को कहा जाता है और काल्पनिक इसी को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बीम की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल लेंस सेम चीज, सेम कहानी बच्चों, किसके जैसा, अभी जो जस्ट हम लोग देखे हैं, जो दर्पण, कौन से दर्पण के जैसा है, अवतल दर्पण के जैसा। जब वस्तु को हम लोग कहां पे रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। सेम यहाँ भी है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पे रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु का, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी और उल्टा बिल्कुल नहीं बनेगा, आभासी और सीधा, या फिर इसी को ये भी बोलेंगे, दोनों का आंसर यहाँ भी सेम ही होगा। वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा दोनों, यानी आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर, क्या क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के, क्या क्वेश्चन ध्यान देना, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, क्या होगा यहाँ पे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, फिर फोकस, फिर अनंत पर। फोकस होगा तो आंसर अनंत पर, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, बिल्कुल याद रखना है, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्यान देना है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की स्थिति कहां पे होगा। फिर से उल्टा, अभी हम क्या बोले जस्ट, अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका उल्टा, अनंत पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस। चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ याद रखना है, अगर वस्तु को हम लोग रखेंगे फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वस्तु को रखेंगे अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, फोकस पर। तो क्या कहता है, दर्पण के सामने बिंब को कहां पे रखेंगे, तो अनंत पर रखेंगे, तो अनंत पर कहां पे बनेगा, फोकस पर। याद रखना कहां पे बनेगा, फोकस पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जो विभिन्न दूरियों पर, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किसके द्वारा परिवर्तित होती है, दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिए क्या करता है, जो हमारे आंख में सिलरी मसल्स होती है, सिलरी मसल्स जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखती है, वो क्या करती है, उसको एडजस्ट करती है, समझना। इससे हम लोग क्या करते हैं, दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को भी, नजदीक की वस्तुओं को भी। जैसे हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं, आंख को ऐसे फैला के देखते हैं, यानी आंख में क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ये कौन करता है, सिलरी मसल्स, समझना। इसको हिंदी में पच्छाम्बी पेशियां भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो हम लोग दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, अंतर क्या हो जाएगा, सिलरी मसल्स, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस, यानी एक ही लेंस में दोनों, अवतल भी और उत्तल भी, याद रखना है, एक ही लेंस में दोनों, अवतल भी उत्तल भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या, जो कॉर्निया के पीछे की संरचना, कॉर्निया हम लोग आगे से देखते हैं तो सबसे पहले जो दिखता है हम लोग को वो कॉर्निया दिखता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया के पीछे का जो संरचना होती है वो किसकी होती है, तो पुतली की, जिससे प्रकाश की किरण अंदर जाती है ना, प्रकाश की किरण अंदर जाती है। नेत्र पटल कहा जाता है रेटिना को, ये तीनों सेम चीज है, नेत्र पटल या रेटिना। परितारिका कहा जाता है सिलरी मसल्स, सॉरी इसको आइरिस को कहा जाता है। तो आंसर क्या आएगा, पुतली। उसके बाद पुतली में जाता है। तो एक्चुअल में पुतली एक हॉल होता है, समझेंगे नहीं। तो इसी से क्या होता है, जो प्रकाश की किरण अंदर जाती है और नेत्र लेंस तक पहुंचती है, फिर नेत्र लेंस से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और फिर रेटिना पर पहुंचती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार कार्य करती है, तो एक द्वारक के भांति कार्य करती है, ना, मतलब एक ऐसा है जो दरवाजा के जैसा है, उससे प्रकाश की किरण क्या होगा, गेट के जैसा है कुछ, और प्रकाश की किरण उसके अंदर से होते हुए जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, क्या, परिवर्ती द्वारक। परिवर्ती क्या, क्यों द्वारा परिवर्ती, क्योंकि इसका भी क्या होता है, जो वो हॉल होता है वो बड़ा छोटा साइज का होते रहता है, और वो उसका काम कौन करता है, परितारिका यानी आइरिस और सिलरी मसल्स, ये दोनों मिलकर के उसको एडजस्ट करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखना, डायफ्राम होता है, दो ऐसे करके होता है आगे की तरफ। हम लोग आंख की संरचना अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो
यहाँ पे इस जगह पर जब लेंस होती है तो इसी जगह क्या होता है, ऐसे करके दो स्ट्रक्चर होता है आगे की तरफ, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस। इसको इंग्लिश में कहा था, हिंदी में कहा था परितारिका। इसके बाद अलग लेयर होता है, फिर कॉर्निया होता है और सब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परितारिका, जो पुतली के साइज को नियंत्रण करती है, पुतली के साइज को बड़ा छोटा करने का काम है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो वो उत्तल लेंस होता है, समझे? इस तरह की लेंस हम लोग मानव नेत्र के अंदर देखते हैं, है ना। लेकिन ये किसकी बनी होती है, तो मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है, समझे? इस वजह से ये क्या हो सकता है, इसको कभी खींच करके पतला मोटा किया जा सकता है। इस वजह से क्या होता है, हम लोग दूर और नजदीक की वस्तुओं को बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो तारों का टिमटिमाना, तारा टिमटिमाती है और की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना बच्चों, तारों का जो टिमटिमाना है ना, वो अपवर्तन के कारण होती है। कौन से अपवर्तन? तो हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में क्या होता है, जो अलग अलग लेयर है ना, अलग अलग लेयर में क्या होता है, जो कहीं पे हवा ज्यादा है, कहीं पे हवा कम है ना, और हवा भी क्या है, गतिशील है। इस वजह से क्या होता है, जो ये प्रकाश की किरण कभी कभी हमारे आंखों तक पहुंचती है और कभी कभी हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से क्या होता है, जो हम लोग को ऐसा लगता है जो ये तारे क्या हो रहा है, टिमटिमाते हैं। तो किस पर आधारित होगा, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होगा। याद रखना, अपवर्तन, या इसको बोलेंगे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर, कौन सा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर, ध्यान देना है, फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो प्रकाश की किरण क्या होगा, जो अंदर की, जैसे ये नेत्र गोलक है तो नेत्र गोलक को पार कर जाएगा प्रकाश की किरण, या यहां अपवर्तन के बाद पार कर जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमको प्रकाश की किरण को क्या करना होगा, एक जगह लेकर के आना होगा, मिलाना होगा। तो ये कौन सा दोष है, जो प्रकाश की किरण को एक साथ करना है। तो हम लोग को याद रखना है, जो दोष जो होता है जनरली तीन तरह का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने का कारण क्या होता है, कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होती है। कौन सी दोष होती है, दूरदृष्टि दोष, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिग्नलों की व्याख्या। सिग्नल, तो किसी भी तरह का जो सिग्नल होता है बच्चों, ये हमारी तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क ही क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है, व्याख्या करता है। तो कौन काम करेगा, मस्तिष्क, है ना। यहाँ भी नेत्र से भी क्या होता है, जो वो सिग्नल पहुंचता है कहां तक, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क फिर व्याख्या करता है उसका और बताता है, यानी हम लोग को पहचानने में मदद करता है। भाई जैसे हम लोग किसी को देखेंगे तो मस्तिष्क ही डिसाइड करेगा ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ है, क्या है। तो वो सारा जो स्टोरेज होता है वो मस्तिष्क में होता है। आंख का काम सिर्फ देखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य का मतलब वैसी प्रकाश जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी कलर का। नेक्स्ट है जो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो अगर नेत्र में है तो उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, नेत्र के द्वारा, क्योंकि नेत्र में उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है जनरली, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा और छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो सामान्य मानव में नेत्र की दूर बिंदु, तो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कहां पे होती है, अनंत तक। यानी कोई जो समान आदमी है, कोई हेल्दी ह्यूमन है, तो वो नजदीक से नजदीक स्पष्ट देख पाएगा कहां तक, 25 सेंटीमीटर, और दूर कहां तक देख पाएगा, अनंत तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो निम्न में से
निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाती है और अपारदर्शी हो जाता है ना। धुंधला और अपारदर्शी जो होता है ये दूर और निकट दृष्टि दोष के कारण नहीं होता है, बल्कि एक और दोष है जिसमें मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है क्रिस्टलीय जो वो लेंस जो है वो कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है ना, और ये धुंधला हो जाता है। ये कौन सा होगा? मोतियाबिंद है ना। और मोतियाबिंद का बच्चे ध्यान देना, मोतियाबिंद का जो निवारण है कैसे करेंगे? तो शल्य चिकित्सा के द्वारा, यानी उसको ऑपरेशन के द्वारा होता है। एक साधारण प्रिज्म की बात करेंगे, जो जनरल प्रिज्म होती है उसमें टोटल कितनी सतह होती है? एक प्रिज्म में तो हम लोग कितनी सतह होती है तो देखते हैं बच्चों, हम लोगों के पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म के सतह को हम लोग गिन के देखते हैं। जैसे ये प्रिज्म है टोटल, तो हम लोग देखेंगे इसमें तो 3 पृष्ठ ऐसे करके देखते हैं। ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर, 1 2 3, और 2 जो है ट्रायंगुलर है, 1 और 2। तो टोटल पृष्ठ की बात करेंगे, टोटल सरफेस की बात करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा टोटल? तो 5 सरफेस हो जाएगा, 5 सतह हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर। जो प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम बताया बच्चों? जो लाल रंग का सबसे अधिक और सबसे कम किसका हो जाएगा? बैंगनी कलर का। सबसे कम किसका हो जाएगा बच्चों? बैंगनी कलर का। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या है? जो प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण क्या होगा? तो प्रकाश क्या अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और परावर्तन के कारण। तो किसके कारण होगा बच्चों? प्रकीर्णन। तो प्रकाश में क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे आकाश का जो नीला रंग, क्योंकि हम लोग को याद रखना है 3 प्राथमिक रंग होता है। कौन कौन? तो RGB, RCB नहीं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और इन तीनों प्राथमिक रंग में, प्राइमरी कलर में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो ब्लू का। इस वजह से ब्लू का प्रकीर्णन यानी ब्लू कलर फैल जाता है, और इसी फैलने की वजह से हम लोगों को आसमान क्या होता है? नीला कलर का प्रतीत होता है। और एक्चुअल में वो आसमान नीला कलर का नहीं होता है, आसमान ब्लैक कलर का होता है। और अंतरिक्ष यात्री अगर आसमान को देखता है तो आसमान ब्लैक कलर का नजर आता है, काला नजर आता है। आंख व्यवहार करता है, आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा? उत्तल लेंस। इसका मतलब ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या? जो निकट दृष्टि दोष के चश्मे में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम होता है, और फैलाने का काम कौन सा काम करता है? अवतल लेंस। याद रखना बच्चों क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे, और दूर दृष्टि दोष अगर होगा तो हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? जो छोटा छोटा कण होगा उसके निलंबन को क्या बोलेंगे हम लोग? तो कोलाइड। ये कोलाइडी एक विलयन होता है जिसमें क्या होता है? प्रकीर्णन की घटना होती है, टिंडल इफेक्ट होता है इसमें। तो इस वजह से प्रकाश की किरण क्या होता है? अपने पथ बदल करके, रास्ता बदल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखता है। कहा क्या? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट वस्तु को नहीं देख सकता है। तो याद रखना बच्चों, दूर की वस्तु सिर्फ दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, सिर्फ निकट की वस्तु दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। तो क्या आता है? जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, इसका मतलब किस वस्तु को देख सकता है? दूर की वस्तु को देख सकता है। अगर दूर की वस्तु को देख सकता है इसका मतलब कौन सा दृष्टि दोष? तो दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या? जो आप अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने में आंख की गुण को समझना कौन सी क्षमता कहते हैं? तो सिलेरी मसल्स द्वारा दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाने की जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है समंजन क्षमता। याद रखना कौन सा क्षमता आएगा? ये समंजन क्षमता हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर की बिंदु क्या होती है? निकटतम का मतलब नजदीक कितना दिखेगा? 25 सेंटीमीटर। और दूर कितना दिखेगा? अनंत। नजदीक हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुओं को, और दूर कहां तक होता है? अनंत तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो श्वेत प्रकाश की किरण यानी व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट जिसमें सभी प्रकाश की किरण मिला होता है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, विचलित का मतलब होता है मुड़ना, तो जिसका तरंग दैर्घ्य यानी जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो प्रकाश की किरण सबसे ज्यादा बनेगा। तो सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। इस वजह से बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होगा। विचलन का मतलब होता है मुड़ना। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा? तो बैंगनी कलर। और सबसे कम कौन? लाल।
नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसका मतलब कौन सा वस्तु को देख पाता है, नजदीक की वस्तु को। अगर नजदीक की वस्तु को देख पाता है यानी निकट की वस्तु को, और निकट की वस्तु को देखने की क्षमता को सिर्फ निकट की वस्तु को अगर देख पाएंगे तो कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या, मानव नेत्र के किस भाग में, है ना, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहां पे बनता है बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे क्या, जो रेटिना में, कहां पे बनता है, रेटिना, या जिसी को हम लोग दृष्टि पर भी बोलते हैं। तो प्रकाश परावर्तन होता है मानव नेत्र लेंस के द्वारा, और ये फिर कहां पे जाकर के मिलता है, प्रतिबिंब कहां पे बनती है, जहां पे मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब मिलेगा, कहां पे मिलती है, रेटिना में, इस वजह से प्रतिबिंब भी रेटिना में बनेगा। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जो किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष का, याद रखना निकट दृष्टि दोष का। दूर दृष्टि दोष का कहां पे बनेगा, तो उसके पीछे है, और निकट दृष्टि दोष में कहां पे बनेगा, आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या, श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है, श्वेत यानी व्हाइट लाइट रेज, सफेद कलर, उसमें टोटल 7 रंग मिला होता है, और इसी 7 रंग को हम लोग प्रिज्म में देख सकते हैं जब वो अपवर्तन की घटना उसमें होती है और वन विक्षेपण होती है, प्रकाश की सभी किरण रंग अलग अलग हो जाती है, तो टोटल हम लोग को 7 तरह का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखेगा, और ये हम लोग को इंद्रधनुष में भी दिखता है। इंद्रधनुष को हम लोग को याद रखना बच्चों क्या है, इंद्रधनुष प्राकृतिक वन विक्षेपण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न होता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, धन्ना, नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाती है जिसको बोलेंगे हम लोग जरा दूरदर्शिता, और ये कब होता है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है धीरे धीरे, तो उसमें क्या होता है, जो उसकी मसल्स जो होती है, मांसपेशियां, वो ढीली पड़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो उसका सिलेरी मसल्स क्या करता है, जो उसको स्ट्रेच नहीं कर पाता है, खींच नहीं पाता है उसको, इस वजह से क्या होता है, जो अगर नहीं पाएगा, इसका मतलब वो सिलेरी मसल्स अगर नहीं पाएगा तो उसकी समंजन क्षमता कम हो जाएगा, और इस वजह से कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो हम लोग बोलेंगे जरा दूरदर्शिता। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, जो इंद्रधनुष का बनना क्या है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण। क्या है बच्चों, वन विक्षेपण, यानी श्वेत प्रकाश का, व्हाइट लाइट रेस का अलग अलग रंग में बंटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वन विक्षेपण। और इंद्रधनुष में क्या होती है, प्रकाश की किरण जो होती है, श्वेत प्रकाश की किरण होती है, वह 7 रंग में बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जिसकी बनना कौन सा प्रक्रिया है, वन विक्षेपण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा, जो चंद्रमा में या अंतरिक्ष में, यानी वायुमंडल से बाहर अगर कोई भी देखेगा तो उसको आसमान हमेशा का क्या नजर आएगा, तो काला नजर आएगा, क्या नजर आएगा, काला, ब्लैक। और अगर हम लोग वायुमंडल के अंदर रह करके देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, नीला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, इसका मतलब किस वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को, तो दूर की वस्तु को देख पाएगा तो दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, जो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन के कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण को क्या कहता है, तो टिंडल प्रभाव। क्या है बच्चों, टिंडल प्रभाव। तो बी और सी दोनों में, सॉरी, ये टिंडल प्रभाव है, नीचे में सी नंबर क्या लिखा हुआ है, टिंडल प्रभाव। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरण क्या होता है, जो कण से, कोलाइडी विलयन के कण से जब टकराती है तो वो प्रकाश की किरण को अलग अलग भाग में, अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ देती है, और इस प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। ये कौन सा प्रभाव होगा, टिंडल प्रभाव। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। हम बताए बच्चों, जो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस, समझना। ये उत्तल लेंस बताए कैसा होता है, और ये सिलेरी मसल्स के द्वारा, ये उसको, उत्तल लेंस को सिलेरी मसल्स क्या करती है, पकड़ के रखती है और उसको एडजस्ट करती है, समझना, क्योंकि ये मांसपेशियों का बना होता है, तो ये पतला मोटा अपने हिसाब से हो सकता है। तो ये लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया था। स्पेक्ट्रम क्या मतलब होता है, 7 रंगों की पट्टी। जब हम लोग वन विक्षेपण के फलस्वरूप हम लोग एक पर्दा रखेंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे, 7 रंगों का एक पट्टी प्राप्त करेंगे,
तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कांच की सिल्ली में स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, दर्पण में नहीं बनेगा, लेंस में नहीं बनेगा, किससे बनेगा बच्चों, तो प्रिज्म में। प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश की किरण को यानी श्वेत प्रकाश की किरण को जब अपवर्तित किया जाता है तो यहाँ पे जब एक पर्दा रखेंगे तो हम लोग को 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होगा जिसको हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। तो सबसे कम जो होता है विचलन वो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन हम बताएं बच्चों किसका होता है, तो बैंगनी कलर का। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं, लाल रंग को बहुत अधिक विचलित करते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक विचलित करते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक विचलित करते हैं, पीले रंग को बहुत अधिक विचलित करते हैं। तो देखो जो क्या करता है, नीले रंग को इन सब कलर को बहुत अधिक विचलित कर देगा और बहुत अधिक विचलित करेगा, इस वजह से क्या होगा, बाकी सब कलर क्या होएगा, फैल जाएगा और एक ही कलर जिसका सबसे कम विचलन होता है लाल रंग वो हमारे तक आ पाएगा। तो यह कलर बहुत अधिक विचलन होता है, प्रकीर्णन होता है, ये भी नहीं होगा। नारंगी रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। नीले रंग का प्रकीर्णन, हाँ नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा तो बाकी सब कलर क्या होएगा, जो प्रकीर्णित हो जाएगा और सिर्फ लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, इस वजह से लाल रंग हम तक पहुंच पाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, सी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर, दीर्घ दृष्टि। दीर्घ दृष्टि को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, के निवारण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करती है, जमा करती है, यानी प्रकाश की किरण को अभिसारित करती है और क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण दृष्टि पटल से रेटिना से पीछे जाता है, इस वजह से हमको आगे लाने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और ये क्या करती है, प्रकाश की किरण को अभिसारित करती है। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, जो प्रिज्म से क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, प्रिज्म से कौन सी परिघटना होती है, क्या परावर्तन होती है, अपवर्तन होती है, नहीं बच्चों क्या होती है, वन विक्षेपण, वन विक्षेपण होती है, यानी प्रकाश की किरण क्या होती है, अलग अलग रंग में बढ़ जाती है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या, जो यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष है। हम जस्ट बताया बच्चों क्या, रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष, कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष, और रेटिना के आगे बनेगा बच्चों तो निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है ना, विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुराही, सुना, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, विद्युत सिग्नल को, क्योंकि बच्चों देखो जो मस्तिष्क है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को, विद्युत सिग्नल को क्या करती है, एनालिसिस कर पाती है, इस वजह से क्या करती है, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है, ऑप्टिक नर्व्स प्रकाश की किरणों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और ये फिर मस्तिष्क से पहुंच पाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश सुराही, जिसको बोलेंगे ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट बच्चे क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ध्यान दें, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रों के अंदर में, अभिनेत्र के अंत्यपृष्ठ में, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ में अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है, नेत्र लेंस के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से तो ध्यान देना, जो अपवर्तन सबसे अधिक होगा प्रकाश की किरणों का, अधिकांश अपवर्तन, सबसे ज्यादा प्रकाश की किरण कहां पे मिलती है, तो हम लोग बोलेंगे अभिनेत्र, यानी हम लोग बोलेंगे नेत्र लेंस, उसके अंतरपृष्ठ पर यानी अंदर पर वो मुड़ करके सबसे ज्यादा क्या करती है, अपवर्तन होती है और उसके बाद वो उसको रेटिना में भेज देती है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेत्र गोलक के गोल होने पर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, निकट की वस्तु है, दूर की वस्तु है, 25 सेंटीमीटर दूर की दूरी पर वस्तु है, तो नेत्र गोलक हमेशा गोल होना चाहिए ना, अगर ये गोल होगा तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन हुआ, नेत्र गोलक गोल होगा तो ये नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल होगा तो मानव नेत्र अगर नॉर्मल होगा तो 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाने के कारण है। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो फोकस दूरी भी घट जाती है, इस वजह से क्या होती है, जो प्रकाश की किरण पहले मिल जाती है और दृष्टि पटल से पहले यानी रेटिना से पहले मिल जाएगी, तो वो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से
कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। प्रकाश की किरण क्या होगा, दृष्टि पटल के पीछे जाके टकराएगी और कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, जो आयु में वृद्धि, हम बताएं जो आयु अगर बढ़ जाएगा, बूढ़े लोग आयु वृद्धि से मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है और ये दोष कौन सा दोष कहलाती है, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ये कौन सा दोष लाएगी, तो हम लोग बोलेंगे क्या, जरा दूरदर्शिता। तब ना जरा दूरदर्शिता में क्या होती है, जो निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। और ये दृष्टि दोष किसकी वजह से उत्पन्न होती है, तो सिलेरी मसल्स की समंजन क्षमता घट जाने की वजह से। याद रखना कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो जरा दूर दृष्टि दोष।